न्यूज नाइट के प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिन के भूटान दौरे के बाद आज सीधे दिल्ली के LNJP अस्पताल पहुंचे, जहां लाल किले धमाके के घायलों का जहां इलाज चल रहा है। पीएम मोदी ने घायलों का हालचाल जाना तो इस धमाके को लेकर जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। कई राज्यों में आज भी धरपकड़ जारी है तो कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। क्या है पूरी खबर, करेंगे विस्तार से इस पर चर्चा। दिखाएंगे खबर बिहार के नतीजों से पहले सरकार बनाने के सियासी दावों की और एग्जिट पोल के नतीजों की भी। होगी बात SIR की प्रक्रिया को लेकर पश्चिम बंगाल में चल रहे राजनीतिक विरोध की। बताएंगे ग्रैब 3 के तहत दिल्ली NCR में क्या लगी हैं बंदिशें और पाबंदियां। इसके अलावा भी होगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। नहीं बख्शे जाएंगे दिल्ली ब्लास्ट के साजिशकर्ता। पीएम मोदी ने भूटान से लौटते ही दोहराया सख्त संदेश। LNJP अस्पताल पहुंचकर की घायलों से मुलाकात, जल्द स्वस्थ होने की करी कामना। दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ी कार्रवाई। फरीदाबाद से बरामद हुई लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार, संदिग्धों ने किया था इस्तेमाल। NIA समेत कई राज्यों की पुलिस ने फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में की छानबीन और पूछताछ। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को पद से हटाने वाले बिल पर JPC का गठन। 30 दिन से अधिक समय तक गिरफ्तार रहने पर पद से हटाने के प्रावधानों पर संविधान संशोधन बिल। BJP सांसद अपराजिता सारंगी होंगी समिति की अध्यक्ष। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गैबोरोन में बोत्सवाना के राष्ट्रपति ड्यूमा वोको के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों ने सहयोग और एकजुटता पर दिया जोर। स्वास्थ्य और फार्मा क्षेत्र में सहयोग के लिए हुआ समझौता ज्ञापन। पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर जारी सियासी घमासान। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से की मुलाकात। फर्जी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की उठाई मांग। TMC पर लगाया फर्जी मतदाताओं के नाम पर राजनीतिक लाभ उठाने का आरोप। दिल्ली धमाकों में घायल हुए लोगों से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। अपनी भूटान यात्रा से लौटते ही प्रधानमंत्री मोदी सीधे अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। लाल किले धमाके के बाद NIA ने अपनी जांच और ज़्यादा तेज़ कर दी है। इस सिलसिले में हरियाणा, UP, जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक में कई राज्यों में कई जगहों पर छापेमारी की गई तो कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। दिल्ली NCR सहित तमाम राज्य अलर्ट मोड पर है, जिसके चलते कई संदिग्ध गतिविधियों में शामिल लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े मॉड्यूल को लेकर जांच एजेंसियां लगातार तार जोड़ रही हैं, जिससे कि तार देश और विदेश में जुड़ने की भी सूत्रों के हवाले से खबर आई है। एक बार फिर पीएम मोदी ने ये साफ कर दिया है कि दिल्ली ब्लास्ट की साजिश रचने वाले साजिशकर्ताओं को बख्शा नहीं जाएगा। 2 दिवसीय भूटान यात्रा से लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे LNJP अस्पताल पहुंचे, जहां पीएम ने लाल किले के पास कार विस्फोट में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। साथ ही अस्पताल के अधिकारियों और डॉक्टरों ने पीएम मोदी को मरीजों की स्थिति की भी जानकारी दी। घायलों से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि दिल्ली में हुए बम विस्फोट में घायल हुए लोगों से मिलने LNJP अस्पताल गया। सभी के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। साजिश रचने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। इस बीच दिल्ली धमाके को लेकर सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है और लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जिस दूसरी लाल रंग की इको स्पोर्ट कार का इस्तेमाल संदिग्धों द्वारा किया गया था, उसे फरीदाबाद के खंदावली गांव से बरामद कर लिया गया है। फरीदाबाद पुलिस ने इस संबंध में जानकारी मिलने के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है। ये बरामदगी मामले की जांच में अहम साबित हो सकती है, क्योंकि ये कार घटना के तार फरीदाबाद से जोड़ने का संकेत दे रही है।
पुलिस इस गाड़ी से जुड़े अन्य सुरागों की भी तलाश कर रही है। इस कड़ी में फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में NIA, STF, UPATS, हरियाणा पुलिस, फरीदाबाद स्पेशल सेल और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें पहुंची। इस दौरान सभी फैकल्टी और छात्रों से पूछताछ की गई है। साथ ही यूनिवर्सिटी के भी हर हिस्से की तलाशी ली गई। जांच टीमें हर एंगल से यूनिवर्सिटी की जांच कर रही हैं। इस यूनिवर्सिटी के चर्चाओं में आने के पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो लाल किले में जो विस्फोट हुआ, उस विस्फोट के पीछे जो सबसे मुख्य संदिग्ध माना जा रहा है, जिसका नाम डॉक्टर उमर है, वो दरअसल इसी यूनिवर्सिटी का फैकल्टी था। और यही वजह है कि इस यूनिवर्सिटी से उमर के जो तार जुड़े हुए हैं। ऐसे में जो विस्फोट हुआ है, उमर उस दौरान इस यूनिवर्सिटी में किस तरीके का कामकाज कर रहा था, उससे पहले उसकी गतिविधियां क्या थी, इस एंगल से भी जांच टीमें जो हैं वो अंदर जांच कर रही हैं। पूरे देश में सतर्कता के साथ सुरक्षा एजेंसियों की तलाशी, धरपकड़ और छानबीन जारी है। ब्लास्ट के बाद से ही दिल्ली NCR और हापुड़ में अलर्ट जारी है। हापुड़ के थाना पिलखुआ पुलिस ने अलग अलग जगहों से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों के पास से 2.5 किलो विस्फोटक और 38 किलो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बरामद हुआ है। 35 लीटर बताया गया है डाइल्यूटेड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, यानी कुछ एसिड और उसमें जो उसको पानी मिला करके डाइल्यूट करते हैं, जैसा कि अभी प्राथमिक रूप से जानकारी हुई है। FIR लिखी गई है और इसमें विवेचना के बाद में सारे तथ्यों की जानकारी होगी। प्रथम दृष्टया ये दिल्ली में पहाड़गंज से लेकर के आ रहे थे और ये कांच के रहने वाला ये व्यक्ति है और हापुड़ में कांच की डिजाइनिंग का कार्य करता है। वहीं महाराष्ट्र ATS ने मुमरा कौसा में छापेमारी करते हुए शिक्षक इब्राहिम आबिदी को हिरासत में लिया है। ATS की टीम ने इब्राहिम के घर से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और डिजिटल सबूत जब्त किए हैं, जिनकी तकनीकी जांच की जा रही है। ATS की टीम तलाशी के बाद इब्राहिम को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। दरअसल हाल ही में महाराष्ट्र ATS ने पुणे से एक आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था। इस मामले में गिरफ्तार संदिग्ध जुबैर, जो एक IT इंजीनियर है, से आतंकी गतिविधियों को लेकर पूछताछ जारी है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में ऑनलाइन भड़काऊ सामग्री फैलाने के आरोप में असम सरकार ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी साझा की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि असम में अलग अलग जगहों से पुलिस ने मतीउर रहमान, हसन अली मंडल, अब्दुल लतीफ, वजहुल कमाल और नूर अमीन अहमद को हिरासत में लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि असम पुलिस आतंकवाद का महिमा मंडन करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई जारी रखेगी। एडुकेटेड होने से और डेंजरस हो जाते हैं और डॉक्टर बनने से और ज्यादा डेंजरस हो जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति का जो कलर है, वो कलर कभी सेंस नहीं होता है। अगर मन में खोट है तो एडुकेटेड होने से भी वो लोग खराब काम ही करेगा। एडुकेटेड होने का गारंटी ये नहीं है कि वो अच्छा काम ही करेगा। इससे पहले लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट को लेकर NIA की टीम कई जगहों पर जांच कर रही है। NIA की टीम कार ब्लास्ट की जगह पर पहुंची और वहां पर ब्लास्ट वाले दिन जो गाड़ियां वहीं खड़ी थीं, उनकी छानबीन की गई। इन वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर चेक किए गए और मालिकों से भी पूछताछ की जाएगी। इसी सिलसिले में कश्मीर में बुधवार सुबह पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने कुलगाम में 200 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की है। नीरज सिंह, मुकेश शुक्ला, दीपक रावत, अंकित मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अंड संड हटा,
दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पता है हेल्थ इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए कितना जरूरी है? इतना जरूरी है कि भारत सरकार ने इस पे जीएसटी पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। policybazaar.com। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात बिहार की। बिहार में वोटिंग संपन्न हो चुकी है और अब सबकी नजरें काउंटिंग पर लगी हैं, जब 14 नवंबर को बिहार का जनादेश सामने आएगा। बिहार में दोनों ही चरणों में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है, तो महिलाओं ने भी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की है। दोनों चरणों को मिलाकर करीब 67% मतदान हुआ है, जो 2020 के मतदान के मुकाबले करीब 10% ज्यादा है। दोनों ही गठबंधन अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जितने भी एग्जिट पोल सामने आए हैं उनके मुताबिक एनडीए सरकार बनाने की स्थिति में ज्यादा बेहतर तरीके से पहुंचती दिखाई पड़ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों में बम्पर मतदान हुआ। पहले चरण में जहां 65.08% वोटिंग हुई, तो वहीं दूसरे चरण में 68.89% मतदान हुआ। दोनों चरणों को मिलाकर 66.91% मतदान दर्ज किया गया। 2020 की तुलना में इस बार करीब 10% ज्यादा मतदान हुआ। इस बार महिलाओं ने भी मतदान के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। इस प्रकार बिहार ने इस बार शांतिपूर्ण मतदान की शानदार उपलब्धि हासिल की है। 1951 से अब तक हुए सभी चुनावों में सर्वाधिक प्रतिशत वोटिंग की, जो कि लगभग 66.9% है। अब तक हुए सभी चुनावों में हमारी माताओं, बहुओं और बेटियों ने चुनाव आयोग पर पूर्ण विश्वास जताते हुए अभी तक का सबसे अधिक मतदान किया है, 71%। बिहार में हुए रिकॉर्ड मतदान और बढ़ी जन भागीदारी को सत्ता पक्ष एनडीए अपने लिए एक और अवसर मान रहा है, तो वहीं विपक्ष इसे सरकार के खिलाफ लहर बता रहा है। लेकिन अब तक के अधिकतर एग्जिट पोल बिहार में एनडीए सरकार की वापसी का संकेत दे रहे हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए को 145। साथियों नमस्कार। और ये इस वक्त कैबिनेट की प्रेस वार्ता चल रही है। सीधे दिल्ली की ये तस्वीर आपको दिखाते हैं कि पास हुआ, जो मैं आपके सामने पढ़ के रखना चाहूंगा। The cabinet expressed its profound grief over the loss of lives in the terrorist incident involving a car explosion near the Red Fort in Delhi on the evening of 10th November 2025. The cabinet observed 2 minutes silence in honor of the innocent lives lost. The cabinet adopted the following resolution. This is the text of the resolution now. The country has witnessed a heinous terror incident perpetrated by anti-national forces through a car explosion near the Red Fort on the evening of 10th November 2025. The explosion resulted in multiple fatalities and caused injuries to several others. The cabinet pays its solemn respects to the victims of this senseless act of violence and conveys its heartfelt condolences to the bereaved families. The cabinet prays for the speedy recovery of all those injured and appreciates the prompt efforts of the medical personnel and emergency responders who have been providing care and support to the victims. The cabinet unequivocally condemns this dastardly and cowardly act that has led to the loss of innocent lives. The cabinet reiterates India's unwavering commitment to a policy of zero tolerance towards terrorism in all its forms and manifestations. The cabinet also recorded its appreciation for the statements of solidarity and support from
many governments around the world. The Cabinet notes with appreciation the timely and coordinated response of the authorities, security agencies, and citizens who acted with courage and compassion in the face of adversity. Their dedication and sense of duty are deeply commendable. The Cabinet directs that the investigation into the incident be pursued with the utmost urgency and professionalism so that the perpetrators, their collaborators, and their sponsors are identified and brought to justice without delay. The situation continues to be closely monitored at the highest levels of the government. The Cabinet reaffirms the government's steadfast resolve to safeguard the lives and well-being of all Indians, consistent with its enduring commitment to national security and the safety of every citizen. इसका हिंदी प्रारूप भी आपके साथ शेयर किया जाएगा और बाकी दूसरे फैसलों पे आता हूं मैं। आप सबको व्हाट्सएप कर सबको जल्दी आराटाई कर देंगे। साथियों, आज 3 बड़े और फैसले लिए गए इस रेजोल्यूशन के बाद में। सबसे पहला एक नया एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन लॉन्च किया गया है 25,060 करोड़ रुपीस का। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मिशन है, इसके डिटेल में मैं जाऊंगा। दूसरा, क्रेडिट गारंटी स्कीम एक्सपोर्टर्स के लिए। आज की जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में क्रेडिटर्स हमारे एक्सपोर्टर्स को कैसे सपोर्ट करें, उसके लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम 20,000 करोड़ रुपीस की आज अप्रूव हुई है कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और तीसरा, हमारे जो क्रिटिकल मिनरल्स का प्रोडक्शन है उसके ऊपर कानून में एक अमेंडमेंट किया गया है जिससे कि क्रिटिकल मिनरल production can increase in our country. I'll first come to the export promotion mission. This is a very comprehensive mission which has been approved by the Cabinet under the leadership of our Honorable Prime Minister today. As you recall, in the previous budget, this announcement was made that one export promotion mission will be started. तो आज ये export promotion mission start किया गया है। 25,060 करोड़ रुपए का इसका आउटले है, 6 साल की इसकी अवधि है और इसमें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पूरे कंप्लीट एक्सपोर्ट के इकोसिस्टम को सपोर्ट करने का इसमें डिसीजन लिया गया है। प्रायोरिटी उन सेक्टर्स को दी जाएगी जिनके ऊपर अभी एक एडवर्स इम्पैक्ट है, जैसे टेक्सटाइल है, लेदर है, जेम्स ज्वेलरी है, इंजीनियरिंग गुड्स और मैरीन प्रोडक्ट्स हैं। 2 इसके पिलर्स हैं। पहला पिलर है निर्यात प्रोत्साहन और दूसरा है निर्यात दिशा। फर्स्ट पिलर इज निर्यात प्रोत्साहन एंड सेकंड वन इज निर्यात दिशा। इसका कंप्लीट डिजिटल इम्प्लीमेंटेशन होगा कॉमर्स मिनिस्ट्री में। निर्यात प्रोत्साहन आपके सामने अभी ये प्राइमरीली क्रेडिट की अवेलेबिलिटी और क्रेडिट की कॉस्ट कम हो उस पर फोकस किया गया है। निर्यात प्रोत्साहन इज फोकस्ड मोर ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सबसे पहला इसका एलिमेंट है वो है इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर प्री एंड पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट। अगर हम ग्लोबली भारत की इंटरेस्ट रेट्स को देखें तो कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को कम करना, उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन देना इस एलिमेंट का पर्पस है। और बहुत बड़ा फोकस रहेगा एमएसएमई एक्सपोर्टर्स और within that category micro and small will be given utmost priority. Second, alternative trade instruments. आप सब जानते हैं बिल डिस्काउंटिंग और एक्सपोर्ट फैक्टरिंग is a very important way by which people secure their payments. तो उसमें एक लेवल और डीप जाना। मान लो एक एक्सपोर्टर है जो इंजीनियरिंग के गुड्स बना रहा है। अब वो एक्सपोर्टर अपना रॉ मटेरियल कुछ फैब्रिकेटेड आइटम्स अगर मान लो खरीद के लाता है, उसके जो सप्लायर हैं अगर उनको भी क्रेडिट की गारंटी मिले, उनको भी क्रेडिट अगर बेटर मिले, तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स कम हो जाएगी, तो वो दुनिया में और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकेगा। तो ये जो फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल सपोर्ट का इसमें प्रोविज़न रखा गया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दुनिया के कई देशों से ये जो लर्निंग्स आई हैं, कैसे दुनिया में एक्सपोर्टर
आगे बढ़े, वो लर्निंग यहाँ पे इम्प्लीमेंट की जा रही है। थर्ड, इजी क्रेडिट हो, उसके लिए ई कॉमर्स एक्सपोर्टर्स के लिए क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा, वो लॉन्च किया जाएगा। फोर्थ, कोलैटरल सपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट क्रेडिट। अभी भी हम जानते हैं एक्सपोर्ट क्रेडिट में कई बार वर्किंग कैपिटल मिलता है, कई बार टर्म लोन मिलता है, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गैप रह जाता है। तो उस गैप को कैसे फुलफिल करे, उस गैप को फिलअप करने के लिए ये फोर्थ एलिमेंट रखा गया है। और लास्ट है, जो कुछ हाई रिस्क मार्केट्स होते हैं वहाँ पर छोटे एक्सपोर्टर्स नहीं जा पाते हैं, एमएसएमई एक्सपोर्टर्स वहाँ पे नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उनकी क्रेडिट की अवेलेबिलिटी, क्रेडिट की कॉस्ट, फिर क्रेडिट को गारंटी करना, एक्सपोर्ट के बिल को डिस्काउंट करवाना, वो सब बहुत महंगा पड़ जाता है। तो उसके लिए फिफ्थ एलिमेंट रखा गया है, जो हाई रिस्क मार्केट्स या नए मार्केट्स में जाने की जो रिस्क है, उस रिस्क को कैसे कम किया जाए, दैट इज पार्ट ऑफ दिस एलिमेंट, निर्यात प्रोत्साहन। सेकेंड पिलर ऑफ दिस एंटायर मिशन इज निर्यात दिशा। निर्यात दिशा का सारा फोकस है जो नॉन टैरिफ बैरियर्स दुनिया में कई देशों ने बना के रखे हुए हैं, उनको काउंटर करना। फॉर एग्जांपल, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने अलग से स्टैंडर्ड्स बना के उन स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस को इतना डिफ़िकल्ट कर देते हैं कि कोई भी देश उनको सामान भेज ही ना पाए। इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड्स अलग कर लेंगे, मैकेनिकल स्टैंडर्ड्स अलग कर लेंगे, केमिकल, फार्मास्यूटिकल, हर सेक्टर में अपने एक नए स्टैंडर्ड्स बना लेंगे, जिससे कि कोई बाहर से अगर उनके देश में करने जाए एक्सपोर्ट, तो उसके लिए वो एक नॉन टैरिफ बैरियर बन जाता है। उन सब कंप्लायंसेस के लिए और जो टेक्निकल इवैल्यूएशन, टेक्निकल मेजरमेंट्स, चेकिंग, सर्टिफिकेशन, उस सब की कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को इसमें मीट किया जाएगा निर्यात दिशा के माध्यम से। सेकंड इसमें एलिमेंट है सपोर्ट फॉर मार्केट एक्सेस। बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स वगैरह इतनी हाई फी रखते हैं कि हमारे माइक्रो और स्मॉल एक्सपोर्टर्स, उनको वो चांस ही नहीं मिलती है टू बी एबल टू एग्जिबिट देयर गुड्स एंड सर्विसेज इन दोज इंटरनेशनल एग्जीबिशंस। उसके सपोर्ट के लिए मार्केट एक्सेस का एक एलिमेंट रखा गया है। थर्ड एलिमेंट रखा गया है एक्सपोर्ट वेयर हाउसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट इन टाइम आजकल लोग मांगते हैं, तो उस केस में जस्ट इन टाइम सप्लाईज के लिए प्रॉपर वेयर हाउसिंग, प्रॉपर जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के लॉजिस्टिक्स के एलिमेंट्स हैं, उन सब का ध्यान में रखते हुए एक्सपोर्ट वेयर हाउसिंग का इसमें रखा गया एलिमेंट। फोर्थ है इनलैंड ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग। जैसे मान लो पहाड़ी एरिया हमारे, वहाँ से कोई प्रोडक्ट अगर पोर्ट तक पहुँचाना है तो कॉस्ट इतनी हाई हो जाती है कि कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाती है। सुदूर नॉर्थ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, इनके जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो थोड़े दूर हैं, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करने के लिए, उनको कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन में सपोर्ट दिया जाएगा इस स्कीम के तहत। फिफ्थ है एक्सपोर्ट ब्रांडिंग और पैकेजिंग पे बहुत सपोर्ट दिया जाएगा। हम सब देखते हैं कि आज की दुनिया में मान लो जापान का कोई प्रोडक्ट है, तो किस तरह से उसकी ब्रांडिंग, कैसे उसकी पैकेजिंग होती है, तो वो प्रोडक्ट की वैल्यू को एनहांस करता है। ये सब भारत के प्रोडक्ट्स में भी आए, एक्सपोर्टर्स को ये फैसिलिटीज़ मिले, वो इस स्कीम में रखा गया है। और सिक्स्थ एलिमेंट रखा है ट्रेड फैसिलिटेशन एंड इंटेलिजेंस। बड़े जो एक्सपोर्ट हाउसेज हैं उनके पास बहुत नॉलेज होती है, बहुत इंटेलिजेंस होती है, लेकिन माइक्रो और स्मॉल में उस तरह की इंटेलिजेंस नहीं मिल पाती है। सो वी विल बी क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म जिससे कि किस देश में क्या रिक्वायर्ड है वो अगर पता चलता रहे हमारे स्पेशली स्मॉल एंड माइक्रो एक्सपोर्टर्स को, सो इन दैट केस उनको भी एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा टू बी एबल टू एक्सपोर्ट देयर गुड्स। बहुत इसका सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आएगा इस मिशन से। और जैसा कि आप जानते हैं पिछले दशक में हमारे एक्सपोर्ट्स करीब करीब डबल हुए हैं, ऑलमोस्ट 8% CAGR ग्रोथ रेट से ग्रो हुए हैं, जबकि ग्लोबल ट्रेड केवल 3% के आसपास ग्रोथ है, और हमारा उससे डबल रेट से हमारे एक्सपोर्ट्स ग्रो हुए हैं। एंड एक के बाद एक नए प्रोडक्ट कैटेगरीज में
दुनिया भर में भारत का नाम हो रहा है। तो ये कंप्लीट प्रोग्राम से भारत के एक्सपोर्ट्स का जो बड़ा टारगेट लेके चल रहे हैं $1 ट्रिलियन और उसके भी ऊपर, वो अचीव करने में मदद मिलेगी। सेकंड आज का बड़ा फैसला हुआ है एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द एक्सपोर्टर्स। जिस तरह का आज ग्लोबल एनवायरनमेंट है, जियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, जिसमें कुछ देश अपनी पॉलिसीज़ के कारण बाकी देशों पे तकलीफ ला रहे हैं, तो उन सब तकलीफ़ों से हमारे एक्सपोर्टर्स को कैसे हम प्रोटेक्शन दे सकें, वो इस स्कीम में 20,000 करोड़ रुपीस की इस स्कीम में है। ये है एडिशनल क्रेडिट सपोर्ट फॉर एक्सपोर्टर्स एंड स्पेशली दी MSMEs। बहुत डीप कंसल्टेशन हुआ है पिछले 1-1.5 महीने में, जिसमें फिनेंस मिनिस्ट्री, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री और रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स सब ने मिलके एक्सपोर्टर्स के साथ बातचीत की है। तो उन सब का बहुत क्लियर एक रिकमेंडेशन आया था कि जो क्रेडिट की अमाउंट है और जो क्रेडिट का पीरियड है और जो क्रेडिट का कॉस्ट है, उसको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट स्टेप ले। तो इसके लिए आज 20,000 करोड़ रुपीस का एक नई स्कीम चालू की गई है, जिसमें एडिशनल 20% क्रेडिट कैपिटल, एडिशनल वर्किंग कैपिटल 20% दिया जाएगा एक्सपोर्टर्स को। मान लो किसी की 100 करोड़ रुपीस की एक्सपोर्ट क्रेडिट की लाइन है, वर्किंग कैपिटल की लाइन है, 20 करोड़ और एक्स्ट्रा मिलेगा और उसमें इंटरेस्ट की कॉस्ट कम रहेगी। और उसमें भी एक कैप लगाया गया है कि बैंकिंग सेक्टर से इंटरेस्ट होगा तो उसका कैप इतना है, NBFC से इंटरेस्ट है तो उसका एक कैप है, और इंटरेस्ट को प्रीवियस क्रेडिट से 1% लेस पे रखना है। साथ ही साथ जो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी है NCGTC, वो 100% गारंटी करेगा to the credit so that the cost of credit reduces significantly। 31 मार्च 2026 तक इसको इम्प्लीमेंट कर लिया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी उसमें स्कीम में है कि अगर एक्सटेंड करना पड़ा तो फिनेंस मिनिस्टर के अप्रूवल से उस स्कीम को एक्सटेंड भी किया जा सकेगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है ऐसे टाइम में इंडियन एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करने का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और ये दिखाता है कि किस तरह से हमारे MSMEs के साथ सरकार पूरी तरह से खड़ी है। तीसरा फैसला लिया गया क्रिटिकल मिनरल्स प्रोडक्शन। कुछ क्रिटिकल मिनरल्स देश में ऐसे हैं अवेलेबल जिनके रॉयल्टी के स्ट्रक्चर को चेंज करने की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा हाई रॉयल्टी इम्पोज करके रखी हुई थी, उनको रिड्यूस किया गया। पहला है ग्रेफाइट, दूसरा है जिरकोनियम, तीसरा है रूबिडियम और चौथा है सीजियम। इन तीनों पे आज कैबिनेट में फैसला हुआ कि इनके ऊपर जो रॉयल्टी है वो रिड्यूस की जाएगी, जिससे कि इनका प्रोडक्शन बढ़े। और ये सारे के सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसका देश में बहुत उपयोग है, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में, सब में इनका बहुत उपयोग है। तो ये जो फैसला लिया गया है आज, उससे जो नए ब्लॉक्स अभी ऑक्शन होने वाले हैं, ग्रेफाइट, जिरकोनियम, रूबिडियम और सीजियम के नए ब्लॉक्स जो ऑक्शन होने वाले हैं, उसमें अच्छा पार्टिसिपेशन भी आएगा और ओवरऑल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में इससे मदद मिलेगी। ओवरऑल इसके लिए लॉ को अमेंड करने की ज़रूरत, केवल स्केड्यूल को अमेंड करने की ज़रूरत है, लॉ के मेन टेक्स्ट में अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये 3 बड़े फैसले थे साथियों और एक बड़ा रेजोल्यूशन था। नाउ आई विल टेक क्वेश्चंस। थैंक यू सर। 25 नंबर फर्स्ट रो से, लेफ्ट से। सर मेरा नाम ब्रह्म प्रकाश दुबे है, जी न्यूज़ से। मेरा सवाल ये है कि सर जो लाल किले धमाके को लेकर जो कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया है, क्या सरकार ने इसे आतंकी हमला माना है? और जिस तरह से आतंकी संगठनों के नाम आ रहे हैं, क्या इसके पीछे पाकिस्तान का नाम भी सामने आया है? सरकार इसको कैसे देखती है? थैंक यू। मैंने रेजोल्यूशन के टेक्स्ट को आपके सामने पढ़ा, बहुत स्पष्ट तौर से जघन्य आतंकवादी घटना। $39, 39।
सर कृष्ण मोहन शर्मा भारत एक्सप्रेस से। पहलगाम अटैक के बाद भी सीसीएस की बैठक हुई थी और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से फिर घटना हुई, आज फिर सीसीएस की बैठक हुई है। उस बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि एनी सच एक्ट विल बी ट्रीटेड एज ए एक्ट ऑफ वॉर। तो क्या इस पर भी कोई चर्चा हुई? मैंने रेजोल्यूशन आपके सामने पूरा पढ़ लिया और इसकी कॉपी भी आपको शेयर की जाएगी। इधर कोई नहीं। सर आप ऑपरेशन अपना परिचय भी दे दें प्लीज। सर अनामिका हूँ ईटीवी भारत से। सर ऑपरेशन सिंदूर के समय ये भी कहा गया था बीच में भी कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, तो क्या ऐसी भी कोई बात हुई ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आगे बढ़ने की? मेरा रिक्वेस्ट है कि सभी साथियों से कि बहुत क्लियरली मैंने कंप्लीट रेजोल्यूशन आपके सामने पढ़ लिया है और ये आपके साथ शेयर भी करेंगे। इसके अलावा दूसरे क्वेश्चंस पे जाएं। 11 रुकिए, 11 नंबर उसके बाद 11। सर मैं तरुण शर्मा हूँ जी बिजनेस से। सर जो एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट गारंटी स्कीम है सर, उसमें कोई लोन की लिमिट भी होगी कि इतने तक के लोन्स पे 20% एडिशनल क्रेडिट गारंटी मिल पाएगी या 50 करोड़? थैंक यू सर। नेक्स्ट उसके आगे फोन अ फ्रेंड। So sir, what's the level of subvention that will be given for working capital loans? In this export EPM, they said that there will be an interest subvention. इसमें अभी अमाउंट तय नहीं हुआ, बैंक्स के साथ डिस्कस करते हैं। But do you have a percentage? I think, see, the interest rate keeps changing every quarter, as you Yeah, know. but subvention has So, to be fixed. the subvention will be done in discussion with the banks. सर नमस्ते, मैं सुजीत ठाकुर दैनिक भास्कर से। रेजोल्यूशन तो बहुत ही क्लियर कट है, इसमें कहीं डाउट नहीं है। बस इसमें जो समझ पाया कि टेरर अटैक है और इसके परपेट्रेटर जो हैं वो एंटी नेशनल हैं, मतलब इसका एम्बिट हमारे बाउंड्री से बाहर नहीं है। आपका इंटरप्रिटेशन इसको पढ़ के आप बनाइए। एनी मोर क्वेश्चन? अच्छा, एक 127। So this export credit scheme, is it for the existing exporters or it is for all the exporters or for existing ones? Existing. This is expansion of the credit. You are talking of this one? This one? Yeah, Expansion. yes. This is for the existing exporters. गुड इवनिंग सर, मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़ एक्स। सर आपने निर्यात प्रोत्साहन में क्रेडिट कार्ड्स की चर्चा की है और ई कॉमर्स एक्सपोर्टर्स होंगे, तो क्रेडिट कार्ड्स की मैक्सिमम लिमिट क्या होगी और किस तरह से वो अप्लाई कर पाएंगे, इस पे कुछ हुई है? डिटेल्स आएंगे आपके पास। लास्ट सर त्वेश फ्रॉम इकोनॉमिक टाइम्स। सर जो 25,000 करोड़ का आपने मिशन अनाउंस करा है, इसमें से हाउ मच एलोकेशन विल बी फॉर नॉन टैरिफ addressing non-tariff issues and how much will be for addressing the other issues? इसका ब्रेकअप है। 10,401 करोड़ प्रोत्साहन के लिए, 10,401 करोड़ है निर्यात प्रोत्साहन के लिए, 14,659 करोड़ है निर्यात दिशा के लिए। 10,401, 14,659। और रेजोल्यूशन की कॉपी पीआईबी वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई है, आपको व्हाट्सएप से भी दे देंगे। अब 270। Sir, Prakash Pedashi from ET Now. Has the cabinet considered the ongoing trade deal with the US before finalizing the schemes? सारे फैक्टर्स को करके ही लिए जाते हैं फैसले। Sir, Shishir from Hindu Business Line. Sir, as my colleague was asking about the interest rate subvention, but the rate of subvention is always fixed irrespective of changes on the quarterly basis. So what would be that rate of subvention like for farmer? डिटेल्स आएंगे ना आपके पास, डिटेल्स आएंगे, स्कीम रोल आउट होगी ना, सारे डिटेल्स आएंगे। Different sectors will have different requirements, different geographies will have different requirements. As I said, there are
if you look at this item 5, there are special requirements for the new and high risk markets. So there might be a higher subvention for that. You let the details come. I think the Commerce Ministry will be doing a detailed briefing on this. Thank you, sir. All right, thank you. तो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और सरकार की आज की इस केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दिल्ली में हुए धमाके के बाद इस बैठक में जिन लोगों ने जो हताहत हुए उनके प्रति शोक व्यक्त किया गया और उनके लिए 2 मिनट का मौन रखा गया और एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिसमें साफ तौर से ये बात पहली बार अब सरकार की ओर से सामने आई है कि एक प्रकार से ये आतंकी घटना थी और इसको सरकार की ओर से कहा गया जघन्य आतंकी अपराध माना गया है और देश के नागरिकों की सुरक्षा सबसे पहले है। उसके लिहाज से हर वो कदम सरकार के द्वारा उठाए जाते रहे हैं, उठाए जाते रहेंगे जिससे देश के नागरिक सुरक्षित रह सके। तो एक प्रकार का रेजोल्यूशन हुआ और 3 बड़े फैसले लिए गए हैं जो खास तौर से अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं, जिसका सीधा असर देश के एक्सपोर्ट को बढ़ाने को लेकर होगा और जिसका फ़ायदा जो एमएसएमईज हैं और एक्सपोर्टर्स हैं उनको मिलेगा और सरकार की ओर से एक्सपोर्ट प्रमोशन को लेकर एक मिशन को लेकर एक तरीके से संबल दिया गया है ताकि इसका फ़ायदा मिल सके। तो कैबिनेट के अंदर से 2 एक तरीके से बड़ी खबर, जहां पे 3 ऐसे फैसले जो अर्थव्यवस्था को एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे, तो वहीं दिल्ली के लाल किला धमाके को एक आतंकी घटना के तौर पर सरकार ने माना है और रेजोल्यूशन पास किया है कि देश में इस प्रकार की गतिविधि करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और देश के नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। उसके लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है। इस खबर पे अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिवमोय भट्टाचार्य जी। शिवमोय जी, ये जो 3 फैसले जो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देते नजर आएंगे, खासतौर से इसका फायदा एमएसएमई को भी मिलता नजर आएगा, इसका ट्रांसलेशन हम अर्थव्यवस्था में गतिविधियों में तेजी से आगे बढ़ते हुए किस तरीके से देखेंगे इस फैसले का? आप आर्यन जैसे देख रहे थे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने एक बहुत इम्पोर्टेंट कमेंट किए, वो ये कि पिछले एक दशक से भारतीय एक्सपोर्ट्स का जो ग्रोथ रेट है वो दुनिया के ग्रोथ रेट, एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट से आगे चल रहा है। तो इसी कंटेक्स्ट में ही ये जो मोमेंटम है, इस मोमेंटम को आगे बढ़ाने का ही सरकार का मंशा है। आप अगर तीनों डिसीशंस को अगर देखें तो इसमें से एक है जो माइक्रो एंड स्मॉल एक्सपोर्टर्स के लिए है, दूसरा है जो बड़े एक्सपोर्टर्स या जो जनरली जो एक्सपोर्ट हाउसेज हैं उनके लिए, और तीसरा है जो सारे के लिए, मतलब सभी एक्सपोर्टर्स के लिए लागू होता है। इस तरह से हम अगर तीनों एक्सपोर्ट का प्रमोशन स्कीम्स को देखें तो बेसिकली एक जो है वो है बहुत सारे माइक्रो एंड स्मॉल एक्सपोर्टर्स वाले, उनके बारे में मैं पहले बताता हूँ कि बेसिकली सरकार ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए जो हैंडीकैप्स है, क्या हैंडीकैप होते हैं कि उनको मार्केट एक्सेस नहीं मिलता है, उनके लिए क्या हैंडीकैप होता है कि उनको इंटेलिजेंस नहीं मिलता है, उनके लिए क्या हैंडीकैप होता है कि नॉन ट्रेड बैरियर्स जो रहता है वो उनके लिए भारी पड़ जाता है। इन सभी चीज़ों को सेटल करने के लिए सरकार ने एक स्कीम या एक पैकेज घोषणा किए हैं। दूसरा वाला जो है वो है क्रेडिट, जो क्रेडिट गारंटी स्कीम को एक्सपैंड करने का, करीब 20,000 करोड़ का जो 25,000 करोड़ का जो स्कीम बनाया गया, वो है कि एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर्स को अभी जो चारों तरफ से जो प्रेशर्स हैं, जैसे यूएस से हैं, बाकी सारी जगह से भी हैं, प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसीज है, इसको मुकाबला करने के लिए एक्सपोर्ट का जो रेट है, यानी कि एक्सपोर्ट करते वक्त किसी चीज़ का जो वैल्यू है उसको कितने और सस्ते दाम पे एक्सपोर्ट किया जाए, उसके लिए ये क्रेडिट सबवेंशन स्कीम है, एक्सपैंड किया गया है। और तीसरा वाला है कि हर तरीके का एक्सपोर्ट में जितने तरीके डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह जो चैलेंजेस हैं उनको किस तरीके से सेटल किया जाए, उनके लिए सरकार ने एक, जिसे कहते हैं ऑल इनकम्पसिंग एक सिस्टम बनाए हैं। तो ये तीनों ही आप कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट पॉलिसी, इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन एक्सपोर्ट पॉलिसी की घोषणा के हिसाब से हम मान सकते हैं, मिड ईयर एक्सपोर्ट पॉलिसी, एंड काफी सिग्निफिकेंट है।
बिल्कुल, और उसमें कई व्यवहारिक पहल भी इस प्रकार से जोड़ी गई हैं जो ज़मीनी दिक्कतों को दूर करते नजर आएंगे। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। शुभमोहन जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर के पहलुओं को विस्तार से समझाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। भारत सरकार ने सभी देशवासियों के हित में टर्म लाइफ इंश्योरेंस से GST पूरी तरह से हटाकर जीरो कर दिया है। इससे टर्म लाइफ इंश्योरेंस काफी सस्ता हो गया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। मिलिए ग्रो प्लस से। हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एनफोर्स तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। ग्रो प्लस अब एनफोर्स तकनीक के साथ, सर्वोत्तम तकनीक, सफलता का प्रतीक। कश्मीरी पुलाव या बिरयानी खाना, केसरी चाय, दूध, रसमलाई, केसरी लड्डू, हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH। दिल्ली NCR में खराब वायु प्रदूषण के चलते ग्रैप 3 के नियमों को लागू कर दिया गया है, जिसके चलते कई प्रकार के प्रतिबंध लागू हो गए हैं। दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण सुधारने के लिए तेजी से काम कर रही है, लेकिन आज भी दिल्ली NCR में AQI कई जगहों पे 450 के पार पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। बहुत खराब स्तर की वायु गुणवत्ता स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा होती है, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने तमाम राज्यों के लिए स्वास्थ्य सलाह भी जारी की है। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब की श्रेणी में है। कई इलाकों में AQI 450 के पार पहुंच गया है। दिल्ली सरकार प्रदूषण नियंत्रण के लिए लगातार एक्शन मोड में है। सरकार ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप का तीसरा फेज लागू कर चुकी है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने लोगों से ग्रैप 3 के नियमों का पालन करने की अपील की है। दिल्ली में ग्रैप 3 लगा हुआ है। मैं दिल्ली के सभी नागरिकों से अपील करता हूं, दिल्ली को ग्रैप 3 की रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करने के लिए आप जरूर हमारा साथ दें। दिल्ली में कंस्ट्रक्शंस जो हैं उनके ऊपर मॉनिटरिंग हो रही है। अगर आपके ध्यान में आता है कोई इसके ऊपर काम गलत कर रहा है तो इस पर हमें जानकारी दें। हम दिल्ली के अंदर जितने व्हीकल्स हैं, व्हीकलर पोल्यूशन को कम करने के लिए भारत स्टेज 1, 2, 3 इन सब की गाड़ियों को दिल्ली में लाना बैन कर दिया गया है। हम अनेकों ऐसे कदम उठा रहे हैं जिनसे पोल्यूशन में कमी लाई जा सके। वहीं दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण के कारण कक्षा 5 तक के सभी स्कूलों में हाइब्रिड मोड लागू कर दिया है। इसके तहत जहां ऑनलाइन पढ़ाई संभव है वहां ऑनलाइन और जहां बच्चे स्कूल आ सकते हैं वहां ऑफलाइन कक्षाएं चलेंगी। ये व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू है और अगले आदेश तक लागू रहेगी। उधर केंद्र सरकार ने भी दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के लिए स्वास्थ्य दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने वायु प्रदूषण के चलते बच्चे, गर्भवती महिलाएं और बुजुर्गों को उच्च जोखिम की श्रेणी में रखते हुए प्रदूषित क्षेत्रों में सभी सरकारी अस्पतालों में चेस्ट क्लिनिक शुरू करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उत्तर भारत के सभी राज्यों को 33 पन्नों का दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें स्वास्थ्य लोकतंत्र को अलर्ट करते हुए अस्पतालों को विशेष तैयारी रखने के लिए कहा गया है। इस बीच दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण बढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा से पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर राज्य सरकारों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने 1 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। अब मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी।
ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हीट। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हीट, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दो, आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता। है ना, खेती का गेम चेंजर जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति, नैनो DAP। इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से अब्सॉर्ब करें बिना वेस्टेज और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति, नैनो DAP, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। और ब्रेक के बाद हम लौटते हैं लाल किले पे हुए बम धमाके की खबर पे, और जिसमें कार धमाका हुआ था, किस प्रकार से जांच आगे बढ़ रही है और अभी तक तार किधर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर पे बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं नीरज कुमार जी, जो कि पूर्व कमिश्नर हैं दिल्ली पुलिस के। साथ ही साथ हमारे सहयोगी संवाददाता अंकित मिश्रा भी फरीदाबाद से हमारे साथ में जुड़ेंगे। नीरज जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं कि अभी तक इस पूरी घटना को लेकर एक मॉड्यूल किस तरह से दिखाई पड़ रहा है और किस प्रकार से इस घटना को अंजाम देने वाले लोगों की कड़ियां जुड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। क्या आपका अपना अनुभव कहता है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? मॉड्यूल के बारे में जो एक नई बात सामने आई है, जो पहले किसी मॉड्यूल के बारे में नहीं दिखाई दी, वो ये है कि इसमें सब लोग डॉक्टर्स हैं या मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। ये बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि पहले के मॉड्यूल्स में देखा गया है कि एक या दो लोग ऐसे पढ़े लिखे लोग होते हैं या प्रोफेशनल लोग होते हैं। मुझे याद आता है सन 1993 में, मैं उस समय CBI में होता था, मैंने एक केस इन्वेस्टिगेट किया था, सीरियल ट्रेन ब्लास्ट केस जी, जो बाबरी मस्जिद के पहली एनिवर्सरी पर हुआ था, 6 दिसंबर। तो उसमें जो उसका मुखिया था वो डॉक्टर जलीस अंसारी था, लेकिन बाकी सारे लोग फुट सोल्जर जो हैं वो आम लोग थे। यहाँ ये बड़ी विचित्र बात नजर आ रही है कि सब लोग मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं। एक की तो सैलरी 4 लाख रुपए बताई जाती है जी, और ये पहली दफा हमारे देश में, और शायद मेरे ख्याल से शायद मैंने विश्व के किसी भी टेरर एपिसोड में ये नहीं सुना कि सबके सब लोग डॉक्टर्स हों या इंजीनियर्स हों या पढ़े लिखे हों।
तो ये एक इसके बारे इस मॉड्यूल के बारे में अजीब सी बात सामने आई है। बिल्कुल, तो ये जो आप बात कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे लोग कैसे रेडिकलाइज हुए हैं ये अपने आप में दिखाता है कि आखिर आतंक अपने पैर कैसे पसारता दिखाई पड़ रहा है। मैं सर आता हूँ आपके पास में, हमारे सहयोगी अंकित मिश्रा इस वक्त फरीदाबाद में मौजूद है, जहाँ पे अल फलाह यूनिवर्सिटी के तार इस तमाम घटनाक्रम से जुड़ते नजर आ रहे हैं। अंकित, आज की दिन भर की छानबीन और पूछताछ और जो पूरी कार्रवाई पुलिस की हुई है, एजेंसियों की हुई है, उसका अभी तक का अपडेट क्या है? देखिए, साफ तौर पर क्योंकि जिस तरीके से राजधानी दिल्ली से तकरीबन 45 किलोमीटर की दूरी पर ये यूनिवर्सिटी स्थित है, हरियाणा में ये इस समय आप मेरे पीछे अल फलाह यूनिवर्सिटी देख पा रहे हैं, और इस पूरी यूनिवर्सिटी में जिसका जिक्र हमारे जो गेस्ट हैं वो भी कर रहे थे, क्योंकि इन दोनों का ही तार यहाँ से, उमर का भी और जो इब्राहिम उनका भी यहाँ पर एक तरीके से तार मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में कोशिश ये थी कि सुबह से ही यूनिवर्सिटी में तमाम जो एजेंसियाँ हैं उनका तांता लगा रहा। फिर एनआईए भी यहाँ पर रही, यूपी एसटीएफ भी यहाँ पर रहा, हरियाणा से भी एसटीएफ यहाँ पर रहा, और इसके साथ साथ जो क्राइम ब्रांच की टीमें हैं वो भी, इनका भी सुबह से ही यहाँ पर आना जाना रहा है, क्योंकि अंदर जो इमारत है जहाँ पर ये रहा कर रहे थे उस बिल्डिंग को भी देखा जा रहा है, लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, क्योंकि जिस तरह का ये पूरा इंसिडेंट देखने को मिला उसके बाद से जो मॉड्यूल है जिसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है उसको एक तरीके से कहें तो तोड़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, और जो कि सुबह से ही एजेंसियों का भी यहाँ पर आना जाना लगा रहा, और इस वजह से इस यूनिवर्सिटी में लोगों को जो अंदर जा पा रहे हैं वो भी पूछताछ हो रही है, देखा जा रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के बाहर जो यूनिवर्सिटी कैंपस के ही लोग तैनात हैं वो भी उनको बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं। मैं जरा एक बार कोशिश करूं तो आपको यूनिवर्सिटी हम दिखा पाएं, क्योंकि रात में कहा जाता है कि 10 बजे के बाद यहाँ पर आवाजाही बंद हो जाती है, लेकिन ये इलाका जो इस जगह पर है, मैं एक बार अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा जरा दिखाएं, वो इलाका ये जो है अब एक तरीके से कहें तो पूरा रात की चांदनी में डूब चुका है, और यूनिवर्सिटी आपको नजर आ रही है, गेट है क्योंकि अंदर अल फलाह यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल भी है, इसलिए 2-4 लोग यहाँ पर आपको आते हुए नजर भी आ जाएंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी में इस समय जो बच्चे हैं वो अभी भी, क्योंकि उनकी भी क्लासेस जो है वो लिया करते थे, उमर बताया जा रहा है वो भी क्लासेस लिया करते थे, मुजम्मिल शकील जो इसमें है वो भी क्लासेस लिया करते थे। ऐसे में इसीलिए तमाम जो एजेंसियां हैं वो बारीकी से जांच कर रही हैं, क्योंकि जो कुछ दिल्ली ने देखा उसके तार 45 किलोमीटर के आसपास अप्रोक्सीमेटली दूर यहाँ हरियाणा से भी निकल, बिल्कुल, और एनसीआर किस तरीके से एक प्रकार से गढ़ की तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी देखने को मिला, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अंकित, मैं आता हूं आपके पास में नीरज जी, क्योंकि सवाल ये भी है कि अभी तक जो शुरुआती जानकारियां एजेंसियों के माध्यम से मिल रही हैं उसमें विदेशी कनेक्शन भी इस मॉड्यूल का नजर आ रहा है, उसकी भी जानकारी शुरुआती दौर में आ रही है, तो ये भी दर्शाता है कि अभी और कड़ियां जुड़ना बाकी है, अन्य लोगों का अभी पर्दाफाश होना बाकी है। नीरज जी, देखिए, मैं अपने तजुर्बे से ये आपको जरूर बता सकता हूँ कि ये एक बहुत लंबा इन्वेस्टिगेशन चलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसके बारे में पता करने की अभी जरूरत है, और हम लोग किसी निष्कर्ष पर जल्दबाजी करके न पहुंचे, क्योंकि अभी तो स्पॉट पर क्या क्या मिला है, उससे आगे क्या क्या पता चला है, वो सब अभी तय करना है। जैसे अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये एक्सीडेंटल बॉम्बिंग थी या सुसाइड बॉम्बिंग थी। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि कार में एक आदमी था या 3 आदमी थे, और कोई डेटोनेटर मौके पर मिला या नहीं मिला ये भी पता करना है। तो बहुत सारी चीजें, इनके बैंक अकाउंट, जो लोग पकड़े गए हैं उनके बैंक अकाउंट्स, उनके टेरर फंडिंग का पैसा कहाँ से आता था, और ये मॉड्यूल में और कितने लोग हैं, सब लोगों की जब छानबीन होगी, जब सब लोगों से बातचीत होगी तो बहुत सारी चीजें पता चलेगी। जैसे अभी आपने एक फॉरेन कंट्री का जिक्र किया, तो टर्की से बताते हैं कुछ इसके तार जुड़े हुए हैं, तो ये सब चीज, इसमें बहुत सारा टाइम लगने वाला है। ये एक मेजर केस है और इसका इन्वेस्टिगेशन भी लंबा कई महीनों तक चलेगा, बिल्कुल, तब जाके पूरी बात जो है क्लियर होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए, और अंकित आपका भी हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ने के लिए। और आपको अब कुछ तस्वीरें भूटान से दिखाते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर गए हुए थे। भूटान दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी की झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में भूटान के जो युवा थे सड़कों के किनारे मौजूद थे। थिम्पू से पैरों के बीच में ये तमाम लोग देखे गए।
तो भूटान से आई इन खूबसूरत तस्वीरों के साथ न्यूज़ नाइट के आज के इस अंक में बस इतना ही। डीडी न्यूज़ पे खबरों का सफर जारी है। नमस्कार। न्यूज़ नाइट थे LIC, हर पल आपके साथ।